बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबश्शिर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 9th में चैप्टर 9 को डिस्कस कर रहे थे और एसएलओ नंबर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ था। एसएलओ नंबर 7 के अंदर हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देखा और उसके बाद हमने इसके अंदर पोलिनेशन देखी। नेक्स्ट हमने गैमेटोफाइट की बात की और आज हमने इसके सीड के स्ट्रक्चर के हवाले से बात करनी है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्ट्रक्चर ऑफ सीड है कि सीड जो है वो उसमें क्या क्या होता है। कल हमने बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ सीड के हवाले से कि सीड बनता कैसे है। हमने कहा जो ओव्यूल था वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने यहाँ पर देखना है कि सीड के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। नंबर फर्स्ट जो हमने बात करनी है वो क्या होता है, सीड के स्ट्रक्चर के अंदर हमने एम्ब्रियो की बात करनी है कि इसके पास क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो कैसे बना, हमने कल बात कही थी कि एक एग होता है, इस एग को एक स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज करता है और ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, जाइगोट के अंदर। हमने बात की थी एग जो है ये हैप्लॉइड होता है, स्पर्म भी हैप्लॉइड होता है और इससे डिप्लॉइड जो है वो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। फिर हमने कहा कि यही जाइगोट, ये जाइगोट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर। अच्छा, एम्ब्रियो क्या है, सीड के अंदर वो छोटा प्लांट है जिसने डेवलप करना है और मेन प्लांट यानी कि न्यू प्लांट बनाना है। तो इसके लिए मैं एक वर्ड लिख देता हूं, सीडलिंग प्लांट। सीडलिंग प्लांट का मतलब क्या है कि ये वो प्लांट है जो सीड के अंदर मौजूद होता है जिससे नया प्लांट डेवलप होता है। तो ये हम बात कर रहे थे एम्ब्रियो के हवाले से। नंबर सेकंड पर हमने सीड के स्ट्रक्चर में जिस बात का जिक्र करना है वो सीड के अंदर मौजूद फूड होती है जिसको हम क्या बोल रहे थे, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कल हमने बात की कि एंडोस्पर्म क्या होता है। हमने कहा कि जैसे एक एग और स्पर्म मिलकर जाइगोट बनाते थे, इस तरह से एक और स्पर्म होता था, दूसरा स्पर्म प्लस फ्यूजन न्यूक्लियस। फ्यूजन न्यूक्लियस ये आपस में मीट करते हैं। इनके आपस में मीट करने से जो स्ट्रक्चर बनता था हम उसको क्या बोल रहे थे, उसको हम एंडोस्पर्म कह रहे थे, एंडोस्पर्म। और जब ये दूसरी फर्टिलाइजेशन हुई थी हम इसको क्या बोल रहे थे, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, इसको हमने बोला डबल फर्टिलाइजेशन। अब देखें ये एंडोस्पर्म मौजूद है, इस एंडोस्पर्म से क्या होगा, यानी कि फूड की स्टोरेज हो जाएगी। यहाँ पे हम इसको मेंशन करते हैं, ये क्या होगी, फूड की स्टोरेज ये करवाएगा, यानी कि एंडोस्पर्म ये उसकी फूड होगा। तो हमने अभी तक दो पार्ट्स देखे, एक एम्ब्रियो और दूसरा एंडोस्पर्म। तीसरा पार्ट हमने जो डिस्कस करना है सीड का वो क्या है, जरा गौर कीजिएगा। नंबर 3 हम उसको कहते हैं सीड कोट। देखें जी, सीड है, सीड में एम्ब्रियो भी है, उसमें फूड भी मौजूद है। अब उसको एजिड तो नहीं छोड़ा जा सकता, उसके बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, एक कवरिंग होती है, एक जैकेट होती है। इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे प्रोटेक्टिव जैकेट का वर्ड यूज करेंगे, प्रोटेक्टिव जैकेट ऑफ सीड। देखिए हमने इसको उसकी जैकेट कह दी, इसका मतलब ये उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसको प्रोटेक्शन किस चीज से प्रोवाइड करती है ये भी देखते हैं। नंबर फर्स्ट पे आइएगा, हम कहते हैं
कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। प्रोटेक्शन किससे? मैं लिख रहा हूं फ्रॉम हार्म्स, फ्रॉम डैमेज, फ्रॉम इंजरी, फ्रॉम ट्रॉमा। नंबर सेकंड पर हम बात करते हैं कि प्रोटेक्शन किससे होती है? फ्रॉम ड्राइनेस। मैं लिखूंगा यहाँ पे डेजिकेशन, वाटर डेजिकेशन। डेजिकेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर से, यानी कि ये पानी की रिमूवल सीड से नहीं होने देता। अच्छा, अगर हम देखें यहाँ पर दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम मेंशन ये करेंगे कि सीड कोट जो है ये दो तरह से होते हैं। एक बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं लाइक पेपर। कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनके जो सीड कोट होते हैं बड़े सॉफ्ट होते हैं। जैसा कि मैं एग्जांपल लेता हूं पीनट का। आप पीनट देखें, पीनट का जो सीड कोट होता है वो हम बिल्कुल अपनी फिंगर से ब्रेक कर सकते हैं, वो सॉफ्ट होता है। अच्छा, नंबर सेकंड पर यहां पर मेंशन करता हूं हार्ड होता है। हार्ड होता है जैसा कि एग्जांपल दी जाती है वॉलनट की। वॉलनट देख लें, ऑलमंड देख लें, वॉलनट अखरोट। अब अखरोट को हाथों से नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक है, तो उसका जो सीड कोट होता है वो हार्ड होता है। तो हमने तीन बातें यहाँ पर लिखी हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सीड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसके लिए हम लिखेंगे, ये क्वेश्चन जो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है। शॉर्ट क्वेश्चन आए तो हमने, अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सीड, तो आपके पास 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म एंड सीड कोट। ये तीनों पॉइंट्स हमने मेंशन करने हैं और कम से कम हमने इसकी एक लाइन में इसकी डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन देना है, तो हमारे जो है वो 3 मार्क्स जो हैं इसके लिए कंफर्म हो जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं जी किसकी तरफ, इसके कुछ अदर पार्ट्स हैं। नंबर फर्स्ट, हमने जिसकी बात करनी है सीड कोट के अलावा, उसको हम कहते हैं हाइलम। हाइलम क्या है? ये भी एक हमारे सीड के अंदर एक पार्ट होता है, हम कहते हैं लिटिल मार्क। हमारी बुक में मेंशन हुआ है, ये क्या है भाई? एक लिटिल मार्क होता है। अच्छा, दूसरे अल्फाज में हम इसको ये लिखते हैं पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, यानी कि वो पॉइंट जहां से सीड जो है वो अटैच होता है फ्रूट के अंदर, उसको हम क्या बोल रहे होते हैं? हाइलम। अच्छा, हाइलम के बाद एक और भी पार्ट मौजूद है जिसको हमने क्या नाम देना है? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल, इसको हमने क्या बोलना है कि ये एक डोर है। ये एक डोर है। इस डोर से क्या होता है? ये वो पार्ट है जहां से वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है सीड के अंदर। यानी कि यहां पर मैं मेंशन करूंगा कि क्या कर रहा है भाई? ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी की एब्जॉर्प्शन करता है। इस पोर को, इस ओपनिंग को हम क्या बोल रहे हैं? माइक्रोपाइल का नाम दिया जाता है। इसके बाद हम पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियो की तरफ आते हैं। यहां पे नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वो क्या है? पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियो। पहले हमने किसकी बात की? पार्ट्स ऑफ सीड। अभी हम जिसकी बात करेंगे वो है पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? नंबर फर्स्ट पे हम देखते हैं। नंबर फर्स्ट पे देखिएगा, मैं वर्ड लिख रहा हूं रेडिकल।
रेडिकल। रेडिकल क्या होता है? रेडिकल किसी भी एम्ब्रियो का वो पार्ट होता है जहां से जब सीड ने ग्रो करना है तो उससे रूट निकलती है, यानी कि ये वो पार्ट है, पार्ट ऑफ एम्ब्रियो जहां से क्या होगी, न्यू रूट्स डेवलप होगी। इसको हम क्या बोलेंगे, रेडिकल। यानी कि सीड के अंदर ये पार्ट होता है जिससे हमने क्या करना है जी, जब सीड ने ग्रो करना है तो उस पार्ट से क्या होगी, रूट डेवलप होगी। नंबर सेकंड पर जो पार्ट है उसको हम कहते हैं प्लोम्यूल। प्लोम्यूल का नाम दिया जाता है। प्लोम्यूल नंबर फर्स्ट पे हमने कहा है रेडिकल, और नंबर सेकंड पे हम क्या बोल रहे हैं, प्लोम्यूल। प्लोम्यूल। अच्छा, एक बात यहां पर आपने याद रखनी है, रेडिकल को हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक रूट भी कहते हैं। तो प्लोम्यूल को क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक स्टेम। इसका मतलब है ये कौन सा पार्ट है, पार्ट ऑफ एम्ब्रियो जहां से क्या डेवलप होनी है, शूट और स्टेम डेवलप होगी। हम क्या बोल रहे हैं, रेडिकल वो पार्ट है जिससे, एम्ब्रियो का पार्ट है जिससे रूट डेवलप होगी, और प्लोम्यूल वो पार्ट है जहां से स्टेम डेवलप होगी। अब प्लोम्यूल के लिए आगे मुख्तलिफ पार्ट्स मेंशन किए जाते हैं, जैसा कि हम लिखते हैं नंबर फर्स्ट पे, एक को हम कहते हैं एपिकोटाइल। एपिकोटाइल पहला पार्ट जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एपिकोटाइल, और नंबर सेकंड हम लिखेंगे हाइपोकोटाइल। अब ये प्लोम्यूल का बेसिकली वो पार्ट होता है जो कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलिडन से अबव होता है। मैं इसके लिए मेंशन करूंगा above the point of attachment of cotyledon। कॉटिलिडन की अटैचमेंट से अबव होता है, यानी कि पार्ट ये किसका है, एम्ब्रियोनिक स्टेम का है, और ये अगर अबव है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलिडन, देन इट इज एपिकोटाइल। अच्छा, दूसरा हम यहां पर इसका पार्ट डिस्कस करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल इसको हम क्या लिखेंगे, जाहिर सी बात है ये अबव दी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट का था, और ये क्या होगा, बिलो। हाइपो वर्ड बिलो, बिलो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलिडन, यानी कि कॉटिलिडन के पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से ये बिलो पार्ट होता है किसका, प्लोम्यूल का। यानी कि प्लोम्यूल के दो पार्ट होते हैं, अगर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से अबव जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एपिकोटाइल, और जो उसके बिलो होगा हम उसको क्या बोलेंगे, हाइपोकोटाइल। तो ये हमने यहाँ पे ये देखा है, और इसके लिए भी हम लिखते हैं कि ये भी इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और जाहिर सी बात है अगर पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियो के हवाले से अगर बात आए तो हम रेडिकल की बात करनी है, देन प्लोम्यूल की बात करनी है, और फिर प्लोम्यूल के पार्ट्स आ जाएंगे। देन यहाँ पर तीसरी जो हमने बात करनी है, मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, वो क्या है, नंबर 3, फूड। फूड की बात करनी है, ठीक है, और स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो हमें पता है कि यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की स्टोरेज होती है,
न्यूट्रिएंट्स की स्टोरेज होती है। और हमने याद रखना है कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। नंबर फर्स्ट पे हम देखते हैं, देखें लिपिड्स हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑयल्स, यहाँ पर स्टार्च हो सकता है फूड में, और नंबर 3 पर यहाँ पर प्रोटीन्स हो सकते हैं। हमने फूड के हवाले से, देखो एम्ब्रियो के पार्ट के हवाले से हमने 3 बातें की हैं, एक रेडिकल, एक प्लोम्यूल और एक फूड स्टोरेज के हवाले से हमने बात की है। अच्छा, इससे पहले हमने 3 बातें की थी स्ट्रक्चर ऑफ सीड के हवाले से। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन के अंदर 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट हैं एंड मल्टीपल एमसीक्यूज भी हैं। हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, प्लोम्यूल और रेडिकल, ये चारों बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हैं और ये ऑलरेडी आ चुके हैं। तो यहाँ पर ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन इन 3 पार्ट्स के साथ मुकम्मल होता है और ये क्वेश्चन भी एज इट हमारा कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या डिस्कस करना है जी, जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड की बात हमने करनी। अच्छा, जर्मिनेशन ऑफ सीड के हवाले से हम बात करें तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें है, याद रखिएगा। इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन भी है एंड मल्टीपल एमसीक्यू भी इसमें बनते हैं। अच्छा, सबसे पहले जिस बात का हमने जिक्र करना है यहां पर वो ये है कि जर्मिनेशन है क्या। जर्मिनेशन क्या है? देखिए, हमारे पास एक सीड होता है, हम कहते हैं कि हमारे पास एक सीड है, उस सीड ने ग्रो करना है, तो उसके ग्रो करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोल रहे हैं, जर्मिनेशन का। हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक सीड है और जाहिर सी बात है इसके अंदर एम्ब्रियो मौजूद है और इसने क्या करना है, ग्रो करना है। तो प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ऑफ अ सीड दैट इज नोन एज जर्मिनेशन। बड़े सिंपल अंदाज में हम इसे लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ऑफ सीड, इसको हम क्या बोल रहे हैं, जर्मिनेशन। लेकिन कब, हमने साथ ये मेंशन करना है, एट राइट टाइम एंड एट राइट प्लेस। एट राइट टाइम एंड राइट प्लेस। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। अब जर्मिनेशन के लिए कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग होते हैं, यानी कि तो हम इसके लिए कहेंगे प्रॉपर सिग्नल्स चाहिए होते हैं, ठीक हो गया। और वो सिग्नल्स कौन से होते हैं, हम इसमें इसके लिख सकते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। रिक्वायरमेंट्स देखिए, नंबर फर्स्ट पे कोई भी सीड ग्रो करेगा तो सबसे पहले हम कहते हैं कि वाटर चाहिए, नंबर सेकंड पर लाइट भी चाहिए, नंबर सेकंड पर हमें प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर चाहिए और ये रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी, ये अभी मैं फैक्टर्स की बात नहीं कर रहा, ये रिक्वायरमेंट्स हैं जिन्होंने प्रॉपर क्यूज देने हैं, सिग्नल्स देने हैं सीड को कि आपके ग्रो होने का टाइम आ गया है। यानी कि वाटर मौजूद है तो हम लिखते ही यूँ हैं कि वाटर मौजूद है, तो जाहिर सी बात है वाटर की सीड्स क्या करता है, इसको इनटेक करता है। इसको इनटेक करने के बाद वो जो सीड है वो क्या करेगा, वो स्वेल करेगा और उसके बाद उसने क्या करना है, रप्चर करना है। क्योंकि सीड ने रप्चर करना है तो उसे सीडलिंग प्लांट जो है वो बाहर आएगा। फिर हम कहते हैं लाइट। लाइट के लिए क्या चाहिए, फोटो पीरियड चाहिए। फोटो पीरियड मीन्स क्या चाहिए, लाइट ड्यूरेशन। लाइट ड्यूरेशन
जैसे कि हमें पता है कि सर्दियों में दिन छोटे होते हैं तो लाइट का ड्यूरेशन कम होता है, और गर्मियों में जो है वो लाइट का ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, फोटो पीरियड ज़्यादा होता है। तो फोटो पीरियड जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, सीड की ग्रोथ के लिए। फिर टेम्परेचर के हवाले से हम बात करें तो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर हमें रिक्वायर होता है। तो ये हम कहते हैं सीड की रिक्वायरमेंट होती हैं, और ऑप्टिमम टेम्परेचर अगर लिखा जाए तो कितना होता है 25 to 30 डिग्री सेल्सियस जो है हमें टेम्परेचर चाहिए होता है। तो ये जर्मिनेशन ऑफ सीड के हवाले से, यानी कि जर्मिनेशन का अगर शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है तो उसके लिए दो चीज़ें आ जाएंगी आपके पास, एक जर्मिनेशन की आप डेफिनेशन लिखेंगे और दूसरी इसकी रिक्वायरमेंट लिखेंगे। रिक्वायरमेंट की जगह आप एक्सप्लेनेशन का वर्ड भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं कि जर्मिनेशन की जो टाइप्स हैं उस हवाले से हम चंद बातें करेंगे। हम यहां पर लिखेंगे टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन, टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन, कि जर्मिनेशन की टाइप्स कौन सी हैं। नंबर फर्स्ट पर हम लिखेंगे इसकी पहली टाइप एपीजियल जर्मिनेशन। पहले हम इसको एनालिस्ट करते हैं कौन कौन सी टाइप्स है हमारी। नंबर फर्स्ट पर देखिएगा हम लिखते हैं एपीजियल जर्मिनेशन। नंबर सेकंड पे हम लिखते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। एपीजियल जर्मिनेशन में क्या होता है और हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या होता है हम इसमें देखते हैं। एपीजियल जर्मिनेशन में हम ये कहते हैं कि जो हाइपोकोटाइल होता है, हाइपोकोटाइल होता है, ये क्या करता है स्ट्रेच आउट करता है, स्ट्रेच आउट करता है, जिसकी वजह से कॉटिलीडन जो है वो जमीन से बाहर आ जाता है। यानी कि क्या होता है कॉटिलीडन, कॉटिलीडन क्या करते हैं कम आउट फ्रॉम ग्राउंड, यानी कि जमीन से वो क्या होते हैं बाहर आ जाते हैं। एपीजियल जर्मिनेशन में हमने कहा कि हाइपोकोटाइल क्या होता है स्ट्रेच आउट करता है, और कॉटिलीडन जो है वो जमीन से बाहर आ जाते हैं। और दूसरी जो हमारे पास है वो है हाइपोकोटाइल जर्मिनेशन। हाइपोकोटाइल जर्मिनेशन, अच्छा इसके लिए हम क्या देखेंगे कि दोनों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इनमें डिफरेंस अक्सर आ जाता है एपीजियल और हाइपोजियल के अंदर, यानी कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है और इनका क्वेश्चन किस में आ जाता है इसके डिफरेंस के अंदर। नंबर फर्स्ट पे हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे या इंट्रोडक्शन लिखेंगे, नंबर सेकंड पर हम इसकी डायग्राम बनाएंगे। अच्छा इसमें क्या होता है हाइपोकोटाइल नहीं, हम लिखेंगे एपीकोटाइल। एपीकोटाइल ये क्या होता है स्ट्रेच आउट होता है, और इसकी वजह से क्या होते हैं कॉटिलीडन्स जो हैं वो कॉटिलीडन्स रिमेन, कॉटिलीडन्स रिमेन इनसाइड ऑफ द ग्राउंड, यानी कि वो जमीन के अंदर ही रह जाते हैं, और सीड जो है वो उसमें से जो हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेम होती है वो जमीन से बाहर आ जाती है। लेकिन हमने याद रखना है जब भी जर्मिनेशन होती है तो रेडिकल से रूट पहले निकलती है ताकि वो प्लांट के लिए स्टेम के लिए जो वाटर है वो ज़मीन से एब्जॉर्ब कर सके। तो ये एपीजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन के हवाले से हमने बात किया। इसके बाद हम इसी एपीजियल को और हाइपोकोटाइल को हम अपनी बुक के हिसाब से देखते हैं और उसमें जो डायग्राम्स हैं उसको भी हम मेंशन करते हैं। ये हमारी बुक के हिसाब से डायग्राम यहाँ पर मौजूद है।
इसमें हम मेंशन करने लगे हैं, देखें जी यहाँ पर ये सीड है, ये खाली सीड इस तरह से बनाया गया है और इसका जो एक रेडिकल हमें नजर आ रहा है और एक हाइपोकोटाइल नजर आ रहा है। अब हाइपोकोटाइल किसका पार्ट है? प्लोम्यूल का पार्ट है। यहां से क्या होगा, कॉटिलीडन, देखो हाइपोकोटाइल जर्मिनेट कर रहा है, इसमें हुकिंग हो रही है, हुकिंग हो रही है और ये हाइपोकोटाइल बाहर आ गया है और साथ कॉटिलीडन को भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बाहर लेके आ गया है। और इसके बाद ऊपर ये एपिकोटाइल मौजूद है जिसने स्टेम डेवलप करवाई है, यानी कि हाइपोकोटाइल भी स्टेम डेवलप करवा रहा है और एपिकोटाइल भी स्टेम डेवलप करवा रहा है, लेकिन आपने देखा है कि यहाँ पर कॉटिलीडन जो है वो भी बाहर आ गए हैं स्टेम से, और नीचे हमने देखा है रेडिकल से ये रूट जो है वो डेवलप हो गई है। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। अगेन से देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास सीड है, रेडिकल से रूट बन रही है और हाइपोकोटाइल जो कि प्लोम्यूल का पार्ट है इससे क्या डेवलप होगी, शूट या स्टेम डेवलप होगी। इसमें क्या हुआ है, हाइपोकोटाइल सबसे पहले इसकी हुकिंग हुई है और हुकिंग होने के बाद क्या हुआ है कि वो ज़मीन से बाहर आ गया और कॉटिलीडन को भी बाहर लेके आ गया और हमने देख लिया है कि एपिकोटाइल अबव और हाइपोकोटाइल बिलो है कॉटिलीडन से। इस स्ट्रक्चर में हमें वाज़ेह हो रहा है। ये थी एपीजियल और दूसरी है हाइपोजियल। हाइपोजियल में क्या होता है, देखें ये एज एट सीड में नज़र आ रहा है और यहाँ पर हाइपोकोटाइल भी मौजूद है और एपिकोटाइल भी मौजूद है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो कॉटिलीडन है वो ज़मीन के अंदर मौजूद है और एपिकोटाइल जो है वो डेवलप करता हुआ उसने पूरा प्लांट जो है वो डेवलप करवा दिया है और फर्स्ट लीव जो डेवलप हुआ है वो एपिकोटाइल जो है वो बना रहा है। तो इसमें कॉटिलीडन जो है वो ज़मीन के अंदर ही रह जाता है। तो ये इस हवाले से हमारा एपिजियल और हाइपोजियल के हवाले से हमने बात की है। देखिए आज हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए हैं और दोनों हमारे लॉन्ग क्वेश्चन थे। अगेन से मैं इसको आपको रिवाइज करवा देता हूँ। हमारे क्वेश्चन कौन कौन से थे। नंबर फर्स्ट पे देखिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन वो क्या है जी, स्ट्रक्चर ऑफ सीड। हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन अगर शॉर्ट क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ सीड आए तो हमने बताना है कि इसमें 3 पार्ट्स हैं, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म और सीड कोड। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है इससे। अच्छा, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो ये हमने तीनों पार्ट्स बताने हैं। उसके बाद इसके 2 पार्ट्स हाइलम और माइक्रोपाइल का भी हमने जिक्र करना है और तीसरी चीज़ हमने पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियो भी बताने हैं। और पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियो में हम बताएंगे कि हमारे पास इसके कितने पार्ट्स हैं जी, वो 3 पार्ट्स का हमने जिक्र करना है, रेडिकल, प्लोम्यूल और फूड स्टोरेज की बात करनी है। और इसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह मुकम्मल हो गया और लॉन्ग क्वेश्चन भी हमारा ये एज इट कंप्लीट हो जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन हमारा शुरू होता है कहाँ से, जर्मिनेशन ऑफ सीड से। तो सीड की जर्मिनेशन के हवाले से हम कहते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन हमारा, उसमें सबसे पहले हमने जर्मिनेशन की डेफिनेशन देनी है, देन उसकी रिक्वायरमेंट्स बतानी है और देन उसके बाद टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन का हमने जिक्र करना है, यानी कि एपीजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन। इसके बाद जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात करनी है। फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग देखें वैसे तो मल्टीपल होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 3 फैक्टर का जिक्र करना है। नंबर फर्स्ट पर देखें हमने वाटर का जिक्र करना है कि सबसे पहले वाटर जो है वो इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला फैक्टर जिसका हमने जिक्र करना है, हमने ऑलरेडी रिक्वायरमेंट में भी ये देखा है कि पानी किसके लिए ज़रूरी है। पानी जो है वो सॉइल में मौजूद होता है और सॉइल से रूट्स के ज़रिए से प्लांट को मिलता है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चूँकि सॉइल में हमने सीड को लगाना है तो होगा क्या, जैसे ही सॉइल के अंदर सीड को हम लगा देंगे उसने वाटर एब्जॉर्ब करना है ताकि वहाँ पर क्या होगा, सीड कोट जो है उसको सॉफ्ट करके उसको रप्चर किया जाए ताकि सीडलिंग प्लांट, एम्ब्रियोनिक प्लांट सीड से बाहर आ सके। दूसरी बात हमने क्या करनी है यहाँ पर कि वाटर यहाँ पर चाहिए होता है हमें मॉडरेट क्वांटिटी के अंदर, ना ज़्यादा चाहिए होता है ना ही कम चाहिए होता है। अच्छा, दूसरा फैक्टर हमने बात करनी है यहाँ पर ऑक्सीजन की।
ऑक्सीजन में हम ये कहते हैं कि ऑक्सीजन आपको पता है ज़रूरी होती है किसके लिए, ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होती है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, सीड के अंदर मौजूद जो CH बॉन्ड होते हैं, CH बॉन्ड उसको ब्रेक किया जाता है और उससे एनर्जी हासिल की जाती है। ऑक्सीजन को होना ज़रूरी है, और अगर ऑक्सीजन नहीं होती तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगी, जिससे प्लांट जो है उनमें उनकी डेवलपमेंट नहीं हो सकती। नंबर 3 पर हमने बात की है ऑलरेडी टेम्परेचर की। तो हमने इस हवाले से बात की कि हमें कौन सा टेम्परेचर चाहिए होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है। और ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है, हमने इसको जिक्र किया है 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। अब देखें, ये हमारे पास भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द जर्मिनेशन, और व्हाट डू यू नो अबाउट द फैक्टर्स। तो ये 3 फैक्टर्स हमने मेंशन की हैं, नंबर 1 वाटर, नंबर 2 ऑक्सीजन, एंड नंबर 3 टेम्परेचर। ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। 3 मार्क्स के लिए अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए तो 3 फैक्टर्स मौजूद हैं, एक फैक्टर के लिए 1 नंबर हमें मिल सकता है। तो आज का लेक्चर हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सीड और जर्मिनेशन ऑफ सीड के हवाले से था। इसके साथ हमारा चैप्टर 9 कंप्लीट हो जाता है, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हमने एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और MCQs हैं उनको डिस्कस करना है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।